हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द करियर सक्सेस। गाइस, काफी दिनों के बाद आपसे भेंट हो रही है और बहुत ही अगेन एक बहुत ही अच्छी जो हमारी सीरीज चल रही है उसको मैं लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा पॉलिटी का सेकंड टेस्ट हुआ था उसके सभी सॉल्यूशंस को मैं डिस्कस करूंगा इन द टू अपकमिंग पार्ट्स। तो ये है बेसिकली सेट नंबर 2, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके के जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, साथ ही साथ में उससे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपका डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज एंड तक बनी रहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए गाइस, तो before moving forward, you know that Career Success Institute does provides you a lot of great opportunities to get a सरकारी जॉब। सरकारी ड्रीम जॉब आपकी पाने की जो भी इच्छा है उसको पूरा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह के स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। कहाँ से? माई क्लास बाय करियर सक्सेस, जो कि आपका ऐप है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं सारे के सारे स्मार्ट कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे दाम पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बीच में ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये है हमारा क्लास का ऐप, माई क्लास का ऐप। एंड बहुत अच्छी रेटिंग्स वगैरह है, यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में क्विजेस भी आपके साथ पड़ी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी क्विजेस यहाँ पर पड़ी हैं। मतलब जो कि जिस तरह का आपका टेस्ट होने वाला है जेके एसएसबी का, उसी पैटर्न के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इनका क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल क्या है, ज्यादा है। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लेवल थोड़ा सा हाई की तैयारी करोगे तो आपका जो नॉर्मल लेवल है वो तो आपका डेफिनेटली आपको एकदम बच्चा टाइप का लगने वाला है। और सिंस हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं अभी लाइव बैचेस के अंदर, हमारी पॉलिटी जस्ट अबाउट टू खत्म होने वाली है, बिल्कुल हमारी खत्म ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट 80% हैज बीन ऑलरेडी बीन डन। तो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी को हमने अलग लेवल पर लेके जाकर हम पढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में भी पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। पीछे जो ये जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट के अंदर कुछ स्कोर्स आए हैं। ये हैं आपके YouTube या फिर यानी कि फ्री वाले बैचेस, जो फ्री वाले लोग हैं जो या फिर YouTube की फैमिली है, दैट इज जिन्होंने कोई भी कोर्स को मैं सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके नंबर हैं, जिसमें ऋतिक शर्मा जी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, साथ में मेघा जी, अलका जी, अंजिल जी, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया हुआ। ठीक है, एंड देन दिस इज द मॉर्निंग बैच। हमारे दो बैचेस चल रहे हैं, एक होता है मॉर्निंग बैच, एक होता है इवनिंग बैच। ठीक है, तो जो भी आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा सुटेबिलिटी हो, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं बैच को अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये है हमारे मॉर्निंग बैच के रिजल्ट एंड ये हमारे इवनिंग बैच के रिजल्ट। वेरी गुड, ये मतलब बिल्कुल रेगुलर आते हैं क्लासेस में और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। कंटिन्यूअसली 2 टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप सभी लोगों को अच्छा मन कर रहा हो लाइव बैच ज्वाइन करने का तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी अपना मुद्दे पर आते हैं कि थोड़ा सा मेरा इंट्रो है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं इंट्रो को, आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि मेरे बारे में, जिनको नहीं पता है। एनीवेज, आर यू रेडी? आर यू रेडी? बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी और आई रियली होप कि और जितने भी लोग हैं वो भी हल्के हल्के करके ज्वाइन कर लेंगे। आई जस्ट वांट टू नो, आर यू रेडी फॉर इट? आई थिंक आप लोग रेडी हो, तो इसलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। यहाँ पर देखते हैं जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहले बताता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होता है आप प्लीज उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपके आंसर्स को बताने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, जो भी है, मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए बिल्कुल बैठा हूं। तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, मैं एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, देन यू कैन ऑफ कोर्स चेक इट। ठीक है, चलिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल नंबर दिस एंड दिस। पहली बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो आते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में बहुत सारे टाइप के राइट्स आते हैं, मैं आपको देखकर बताऊंगा। एनीवेज, याद रखिएगा। अच्छा, ये बोलता है कि ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 14 से लेकर 18 तक होते हैं। राइट्स टू इक्वालिटी इज फ्रॉम 14 टू 18, ये 19 से लेकर 22 नहीं होते। 19 से लेकर 22 जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम तक ये वाले आर्टिकल्स होते हैं, दैट इज 19 टू 22। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने जाएंगे, जिसमें बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर मीडिया का राइट आता है। देन कहता है कि आप क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, फ्री ऑफ मूवमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करता है। देन इफ आई टॉक अबाउट, आप कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके रिगार्डिंग बात करता है क्या कोई भी प्रोफेशन आपका जो मन करे आप उस प्रोफेशन ऑफ चॉइस के अंदर जा सकते हो। तो ये सारे आपको राइट टू फ्रीडम देखने को मिलते हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट तो होगी सर गलत, दिस इज अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि 19 से 22 नहीं है, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होते हैं।
इट इज अ प्रिंसिपल फाउंडेशन टू ऑल द अदर राइट्स एंड लिबर्टीज। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में इक्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है और इसी के बेस के ऊपर आपको बहुत सारे और भी राइट्स देखने को मिलेंगे, लिबर्टीज देखने को मिलेंगी, यानी कि छूट देखने को मिलेगी, फ्रीडम देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बिल्कुल सही बात है, ये प्रीएम्बल के अंदर भी मेंशन है, तो आर्टिकल स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं राइट टू इक्वालिटी के रिगार्डिंग, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये है हमारे चोमू जी, जो लोग लाइव पैचेस वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को बड़ी ही मुस्कुराहट आ गई होगी चेहरे पर, और यहाँ पर चोमू जी की जय भी लिख रहे होंगे। ये हमारे चोमू जी है। चोमू जी को हम कई बार इस्तेमाल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, चीजों को याद रखने के लिए। तो आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो ये चोमू जी से आप लोग राइट टू इक्वालिटी सारी याद कर लेंगे। देखो ये शू और ये शू बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल क्या है, सेम है, बिल्कुल क्या है, इक्वल है ना। बस एक लेफ्ट है एक राइट है, बट बाकी सब कुछ क्या है, सिमिलर है। तो बेसिकली ये वाला, ये जो शूज है, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ये रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल नंबर 14 ऑफ क्या कहते हैं, हमारा आर्टिकल 14 को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज नोन एज दैट इज, इसके अंदर बेसिकली बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस हैं दो, दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर आर द एक्सेप्शंस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, देन दिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सबको पता है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर को देने में काम आते हैं। तो ये बेसिकली बात करता है आर्टिकल नंबर 16, बेसिकली बात करता है किसके रिगार्डिंग, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एज, सेक्स, क्रीड, रिलीजन, इन सब के रिगार्डिंग बात करता है। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, उसके रिगार्डिंग बात करता है 16 आर्टिकल। ठीक है, देन हाथ से छुआछूत की बीमारियां, छुआछूत की जो बीमारी बेसिकली हमारे देश में बहुत ज्यादा फैलती थी, या छुआछूत को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता था, बेसिकली अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग बात करता है आर्टिकल नंबर 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द टाइटल, एक राजा, जैसे राजा एक मुकुट पहनता है अपने सर पे, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो राजा रानी जैसे जितने भी टाइटल हैं, उन टाइटल्स हैं, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के रिगार्डिंग जो बात करता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 18। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो सारे के सारे राइट्स टू इक्वालिटी। ठीक है, चलिए हमने बाकी लाइव बैचेस में हमने पढ़ाई है, तो मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखिए, ये बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये बेसिकली बात कर रहा था मैच करना था आर्टिकल। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स 39, 43, 44 एंड 50, ये सभी के सभी आर्टिकल्स क्या है, ये सभी के सभी डीपीएसपीज में आते हैं। डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर यहाँ पर आते हैं, जो कि बेसिकली बनाई जाती है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट या वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल, समाज की उद्धार करने के लिए जो बनाई जाती हैं, या समाज का उद्धार हो इस चीज के लिए बनाई जाती है डीपीएसपी बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, डीपीएसपी से कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड से हमने उठाकर कॉन्सेप्ट लिया है, यहां पर ये देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, कौन से पार्ट के अंदर आती है, आप लोग जरा बताएं मुझे, कौन से पार्ट के अंदर, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है आपकी डीपीएसपी किस पार्ट के अंदर आती है, आप लोग जरा लिख के बताएंगे, वरना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, जरा देखते हैं इसके अंदर सी के रिगार्डिंग में बात करूं तो सी दैट इज 44 आर्टिकल बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कि ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग जो केस आया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आया था। शाहबानो केस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी हमको आया था, कहां पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही आया था। यहां पर क्या रहता है, कुछ पर्सनल लॉज, कुछ चीजें होती है जो पर्सनल लॉज के बेस के ऊपर ही चलती हैं। फॉर एग्जांपल मैरिजेस हो गए, डाइवोर्स हो गए, है ना, जो ऐसी चीजें होंगी वो सबके सब, डाउरी वगैरह का सिस्टम हो गया, वो सारा कहां पर कहां चलता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर मतलब पर्सनल लॉ के बेस के ऊपर चलता है। मतलब हिंदूज के लिए क्या होगा, हिंदूज के लिए हिंदू लॉ होगा, है ना, जो मुस्लिम्स के लिए होगा मोहम्मदियन लॉ होगा, इस्लाम के अंदर जो मेंशन है वो वाला लॉ होगा, ऐसे करके लॉज होते हैं। तो हमारे देश के अंदर ये डिमांड करी जा रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मतलब हिंदू मुस्लिम सबके लिए क्या हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बेसिकली भाई हैं सबके सब। तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म तरीके से ही उनको उनके केसेस को सॉल्व कर लिया जाए, जो पर्सनल केसेस है उनको भी। ठीक है, एनीवेज, तो आर्टिकल सी का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। सी का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, बट ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर डी तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी का आंसर 3 हो गया। डी का आंसर तो बिल्कुल 3 हो गया, विच इज फाइन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी किससे, एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करते हैं। देखो, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, यूट्यूब के ऊपर मुझे पहली क्लास थी, मैंने वहां पर भी पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट।
मैंने यहाँ पे बताया था कि सेपरेशन पावर्स में एक क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होती है एंड साथ साथ में लेजिस्लेटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, इन दोनों को मिलाया नहीं जाएगा एक बार भी, मतलब इनको अलग अलग ही रखा जाएगा। तो ये बेसिकली बात करता है आर्टिकल 50 के रिगार्डिंग बात करते हैं। आर्टिकल 51 जो लास्ट आर्टिकल होता है, वैसे बता यहाँ पे लिखा नहीं है, चल छोड़ो, आर्टिकल 51 के रिगार्डिंग छोड़ो, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अब बचता है आर्टिकल सॉरी ए और बी बचता है। आर्टिकल 39 ये बात करता है फ्री लीगल एड की। फ्री लीगल एड मतलब अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो आपको, अगर वकील चाहिए तो वकील मिलेगा, या फिर और आपको किसी प्रकार की लीगल हेल्प चाहिए तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। 39 ए के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर ए का बन जाता है आर्टिकल आंसर 4। द ऑप्शन इज सी, द राइट ऑप्शन फॉर दैट मैटर इज सी। एक बार देख लेते हैं बी का आंसर भी देख लेते हैं। बी का आंसर 43 का आंसर 1, लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ, वहां पर कंडीशन क्या है, वहां पर करंट कंडीशन क्या है, मतलब एक बेसिक लिविंग एज होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर आपको और भी ऐसी आपकी वेज जो होनी चाहिए, मतलब सैलरी जो होनी चाहिए, मिनिमम जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हो सके, पूरी हो सके, और प्लस आपके साथ क्या कर सको, कुछ ना कुछ सेविंग भी कर सको। ये आर्टिकल कहां पर मेंशन है, ये आर्टिकल आपको 43 में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाद में 43A और 43B के अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह आए, और कॉर्पोरेट सोसाइटीज वाला भी एक एक्ट आया था। एनीवेज उसके रिगार्डिंग हम किसी और दिन बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। Which part of the Indian Constitution is known as the code for administrators? Code for administrators। देखो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, है ना, एडमिनिस्टर करना पूरे के पूरे कंट्रीज को। तो एडमिनिस्टर करना की रिगार्डिंग बात होगी, या फिर पॉलिसी मेकिंग की रिगार्डिंग बात होगी। ये दोनों के दोनों बेसिकली बात करता है किसके रिगार्डिंग, डीपीएसपीज की रिगार्डिंग बात करता है। डीपीएसपीज के अंदर जो पार्ट होता है वो ये पर्टिकुलरली बात कर रहा है। डीपीएसपीज मतलब अगेन मैंने आपको बताया था वेलफेयर ऑफ द स्टेट की रिगार्डिंग बात करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो करें आप अपने हमारे देश को एडमिनिस्टर करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार करें कि यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द पीपल हो पाए, लोगों का समाज का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो पाए, समाज का क्या हो सके, उद्धार हो पाए, या फिर समाजवादी धारणाओं को आप मद्देनजर रखते हुए इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये जो डीपीएसपी है ये बेसिकली कहां पर मेंशन है, पार्ट नंबर 4 के अंदर मेंशन है। ये पार्ट नंबर 4 के अंदर मेंशन है, बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों ने भी इसका आंसर किया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 किसके रिगार्डिंग बात करता है, पार्ट नंबर 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के रिगार्डिंग बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजों की रिगार्डिंग बात की है। यहाँ पर बोला गया है पार्ट नंबर 1 के अंदर बोला गया है, तो वेरी फर्स्ट आर्टिकल बात करता है भारत जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, इंडिया का जो भारत नाम इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर यहाँ पर बात करता है दैट इज कि अगर किसी स्टेट का एरिया क्या करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, नाम क्या करना हो, चेंज करना हो, और साथ साथ में अगर कोई नया क्रिएट वगैरह करना हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, सिंपल मेजॉरिटी वगैरह के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब पार्ट टू बात करते हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग बात करता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। एनीवेज, तो पार्ट 3 बेसिकली बात करता है किसके रिगार्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात करता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर आते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल आपको आने को देखने को मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे और भी आपको, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत सारे आपको राइट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पक्का 110% श्योर मैं हूं आपको पेपर में अगर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी आने होंगे, वैसे तो कम से कम आपके एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि आपके 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके पेपर में। बट अगर 5 क्वेश्चन भी आने हुए तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का ही मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स 20 एंड 21 ऐसे 2 राइट्स है जो ऐसे राइट्स जो कि इमरजेंसी के टाइम पर अबॉलिश नहीं होते, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 2021 नहीं अबॉलिश होते, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते, ट्राई कीजिए जरा अटेम्प्ट करने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस। देखो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा चीटिंग करी थी आपके साथ। एक्चुअल में ये मैंने बोला नहीं था कि आपको हमारे पुराने वाले जो क्वेश्चन, जो हमारा पहला जो क्या हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, उसके टॉपिक्स के में आपको 1-2 क्वेश्चन डाल दिए थे। तो वैसे तो जस्टिस के रिगार्डिंग हम लोग पहले टेस्ट के अंदर बात कर ही चुके थे, पहले सेट के अंदर हम लोग बात कर ही चुके थे, बट मैंने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डाल दिया गया। जस्टिस एक्चुअल में कहां पर मेंशन है, प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है। प्रीएम्बल के अंदर प्रॉपर वर्ड हमने देखा था प्रीएम्बल के अंदर, वैसे तो और बहुत जगह मेंशन है, बट जस्टिस के रिगार्डिंग हमने प्रीएम्बल के अंदर एक्सटेंसिवली मेंशन किया था, और आपको इसी ऑप्शंस में से एक टर्म आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगी प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीएम्बल एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करके एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर पार्ट आया था, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट था प्रीएम्बल, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पहला डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वाज रिलीज या इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो रिलीज किया गया था वो ये वाला ये पहला डॉक्यूमेंट रिलीज कर गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ये किसके द्वारा लेकर आया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लेकर आया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? यूएसए के साथ हमने कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ठीक है। अच्छा, और क्या है ये बेसिकली क्या है? एक जिस्ट है, एक प्रियम्बल जो है वो क्या है? एक जिस्ट है या फिर कह लो एक तरह से एक समरी है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो वहां पर एक आपको पूरी लाइन देखने को मिलती है, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब तीनों जस्टिस के रिगार्डिंग बात करता है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब क्या हो गया? समाज वाला जो हो गया, समाज से जो हो गया जस्टिस वो भी मिलेगा आपको, है ना। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया? पैसे से रिलेटेड जो भी होगा मुद्दा, उसके रिगार्डिंग जस्टिस हो गया। एंड पॉलिटिकल मतलब जो भी आपके क्या कहते हैं लॉज हैं, जो भी आपके सिस्टम्स हैं, राइट्स हैं, उन सबके रिगार्डिंग भी आपको जो जस्टिस है सबको आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं जस्टिस। आप लोग मुझे बताओ जस्टिस को जस्टिस हमको मिले के लिए ऐसे कुछ ना कुछ हमारे देश में ऐसे कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोकपाल होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे बताओ आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का, और कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है हाई कोर्ट का? जरा बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। एनीवेज आगे देखते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सही नहीं है? ध्यान से जरा। विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल के हिसाब से इसमें से कौन सी चीज ठीक नहीं है? चलो जब तक आप अटेम्प्ट करते हो तब तक थोड़ा सा बता देता हूं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा देखें हम, आर्टिकल 32 बेसिकली है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिगार्डिंग बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसको बोला गया दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सर ये, बाय हुम दैट इज बी आर अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया। अच्छा, बेसिकली करता क्या है? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ये आता है, ये बेसिकली गारंटी करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हैम्पर हो जाए, मतलब अगर आपसे कोई भी आपके फंडामेंटल राइट छीन लेता है तो क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गारंटी करने पड़ेंगे आपके फंडामेंटल राइट आपको दिलाने होंगे। स्पेलिंग बच जाइएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। आपके फंडामेंटल राइट आपको दिलाने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के का ये मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये डेफिनेटली ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है। काफी सारे टाइप की, आपको 5-6 टाइप की रिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें रिगार्डिंग बात कर लेंगे। रिट्स इशू करता है। रिट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर्स। रिट्स का मतलब कुछ नहीं होता, ऑर्डर्स होता है, एक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन होती है जो कि आपको ये इशू करता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर इशू करता है, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ऑर्डर देता है कि आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेगी? गारंटी करनी पड़ेगी। बहुत सारी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंडेमस, सर्शोरारी, देन कम्स प्रोहिबिशन, है ना, बहुत सारी यहाँ पर है, क्यो वारंटो, वो सब हम चीज देख लेंगे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन है। लेट्स सी बोल रहा है सर, इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है सर, हाई कोर्ट को पावर मिलती है और सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट। जी बिल्कुल, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 लास्ट राइट है, और बिल्कुल यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट द वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, बिल्कुल जी, हमने भी देखा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला, बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, पर ये भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर नॉट कुछ है, ठीक है। एन अग्रीव्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड पर्सन मतलब जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर हो या फिर बहुत ज्यादा नाराज पर्सन को कोई भी राइट नहीं है कि वो कंप्लेन कर दे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, फिर हाई कोर्ट चला जाए। कब? जब उसका फंडामेंटल राइट उससे छीना ना गया हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ हो, तब वो आर्टिकल 32 के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पर। ये स्टेटमेंट नो राइट बोल रहा है,
गलत है सर, गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एग्रीड पर्सन, इसको भी छोड़ो यार, इसको छोड़ो। एंड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा तो डेफिनेटली जाओगे वहां पर, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता, अपनी फ्रेंड नहीं जाओगे। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया डी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। आगे बात करते हैं। पंचायत आर देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर कौन से स्टेट्स के अंदर पंचायत यहाँ पर हैं, इसमें से कौन से स्टेट के अंदर पंचायत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चाहिए यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए था, ये गलत लिखा है, यहाँ पर इज आना चाहिए, ठीक है। पंचायत इज देयर, पंचायत इज, एस भी यहाँ पर नहीं आएगा। पंचायत इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसमें से कौन से स्टेट के अंदर पंचायत आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पंचायत के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। पंचायत है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, आर्टिकल नंबर 40 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस जैसी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। यहाँ पर पंचायत के रिगार्डिंग बात की गई। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस के ऊपर क्या होती है, पंचायत बनाई जाती है। पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नेंस की यूनिट आ जाती है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के अंदर इसको लेके आया गया था, 1983 के अंदर इसको लेके आया गया था, 93 में एप्लीकेबल हुई थी, चलो छोड़ो जो भी हो, 1992 1993 के बीच में लेके गया था 73rd अमेंडमेंट में। 74th अमेंडमेंट में इसी ऐसे ही सेम चीज को स्टेट लेवल पर जिसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, इसको भी लेके गया गया इन द सेम लाइंस, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये पॉइंट रहने देते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 40 आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। अच्छा, वेरी फर्स्ट पंचायत जो थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेरी फर्स्ट पंचायत जो हमारे देश में जो बनी, दैट इज आउट देयर इन, कहां पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिली द वेरी फर्स्ट पंचायत, ठीक है। कब बनी थी, 1959 के अंदर बनी थी, बिल्कुल सही बनी थी। आप लोग मुझे बताओ पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस या फिर पंचायती राज डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट होता है, अप्रैल में होता है। और आप मुझे बताओगे उसकी डेट क्या है और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच ईयर से हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे हैं पंचायती राज दिवस। तो याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर, ठीक है। कुछ और बताता हूं आपको पंचायत के रिगार्डिंग थोड़ा सा और देख लेते हैं। पंचायत जो है वो हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर प्लस यूटी ऑफ दिल्ली, इन चार जगहों को छोड़कर, यूटी ऑफ दिल्ली को छोड़कर बाकी हर जगह आपको पंचायत देखने को मिलेगी। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर और यूटी को दिल्ली को छोड़कर आपको सब जगह क्या देखने को मिलेगी, पंचायत देखने को मिलेगी, बाकी सब जगह देखने को मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मणिपुर के अंदर आपको पंचायत देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही इसका आंसर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। साथ में पंचायत के अंदर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। द वेरी फर्स्ट कौन सा होता है, दैट इज सबसे नीचे आता है आपका, सबसे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं जिला परिषद आपको बोलते हैं। उसके ऊपर आता है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति से बोलते हैं, और सबसे ऊपर क्या आता है, ग्राम पंचायत। सबसे छोटे लेवल पर जो गांव के अंदर होती है उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, फिर जो बहुत सारे गांव के कॉम्बिनेशन पर होती है उसे बोलते हैं पंचायत समिति, एंड सबसे बड़ी जो होती है उसे बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। ऐसे करके जो चीजें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। थोड़ी सी वुमेन्स को रिजर्वेशन भी दी हुई है, एसटी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिली हुई है पंचायत के अंदर। और कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो पंचायत के अंदर, चलो हाँ, आर्टिकल नंबर अच्छा, ये 73rd अमेंडमेंट में आई थी। इसका पार्ट, सॉरी शेड्यूल कौन सा है, इसका शेड्यूल है 11 नंबर, 11th नंबर शेड्यूल के अंदर मेंशन की हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल नंबर 249 है ना, 249 से लेकर 249 ओ तक यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। थोड़ा मेरे को डाउट है, 243 है, सॉरी 243 आर्टिकल 243, एक बार चेक कर लीजिएगा, 243 हाँ 243 है, 243 से लेकर 243 ओ के अंदर ओ तक, ये सब क्लॉज ओ तक यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन है। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हो चुकी हैं, थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं। थोड़ी सी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी डिस्कस कर लेते हैं। नागालैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा नागालैंड की कैपिटल क्या है, आप लोग ये लिखोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट इज क्या कहते हैं, नागालैंड की कैपिटल क्या है। नागालैंड के अंदर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, एंटांकी या फिर एंटंकी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। मिजोरम में आपको रामदाफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। मेघालय इज द वर्ल्ड्स रेनियस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कहां पर होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, वर्ल्ड्स रेनियस्ट प्लेस, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगी, मेघालय के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 हिल्स बड़ी फेमस है, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो जैंतिया हिल्स के अंदर, सॉरी खासी हिल्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और ये तीनों के अंदर बारिश देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको खासी हिल्स में देखने को मिलेगी। मेघालय के अंदर आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। एक नेशनल पार्क का नाम क्या है, दैट इज नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा नेशनल पार्क है बाल्फाक्रम है ना, बाल्फाक्रम, ठीक है, स्पेलिंग वाले देख लीजिएगा, बाल्फाक्रम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और मणिपुर के रिगार्डिंग बात करूं तो मणिपुर के अंदर आपको क्या लिख दूं, क्या लिख देता हूं मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा कौन सा, दैट इज फ्लोटिंग आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग आइलैंड एज वेल एज नेशनल पार्क, फ्लोटिंग आइलैंड नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा, दैट इज आउट देयर, इसका नाम है के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, के बुलाम जाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, के बुलाम जाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा मणिपुर के अंदर, ठीक है। अच्छा, मणिपुर का डांस फॉर्म बड़ा फेमस है, उसका नाम जरा लिख के बता दो, अगर आपको आता है तो बताओ, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन है, ये लोग हम आगे क्लास में जरूर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी में कुछ पढ़ेंगे, एनीवेज बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11 इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है तो इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एक बार, काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। देखते जरा पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटी समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द पेन फर्स्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। फंडामेंटल राइट्स तो क्या होते हैं, आपके मानव अधिकार, आप पैदा हुए आपको मिल गए, इवन आप कुछ केसेस में पैदा भी नहीं हुए तब भी आप अगर आपकी मदर के पेट के अंदर भी हो तब भी आपको कुछ ना कुछ क्या मिल गए, फंडामेंटल राइट्स मिल गए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, आपको कुछ ड्यूटीज हैं जो कि आपको एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐसा नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जो कि रशिया जहां से टूटकर बना था वहां से हमने लिया था। ये 1991 के अंदर ब्रेक हो गया, यूएसएसआर 1991 के अंदर ब्रेक हो गया। 1991 बिल्कुल सेम वही टाइम था जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो आज हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है वो एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से बूस्ट कर रही है। एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पर हमारे देश के अंदर हमने क्या कर दी, ओपन इकोनॉमी को फॉलो करा, जिसमें हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा वगैरह हो गया, ठीक है। चलो एनीवेज इसको छोड़ देते हैं, इकोनॉमी का टॉपिक बीच में आ गया। 1981 के अंदर क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, ठीक है। अच्छा, यूएसएसआर ने हमारी पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा भी लॉन्च करी थी। आर्यभट्टा हमारे देश की पहली सैटेलाइट जो थी उसने लॉन्च करी थी। आप लोग मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस ईयर के अंदर ये लॉन्च हुई थी आर्यभट्टा सैटेलाइट, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली, यूएसएसआर से ली। अच्छा, जब हमने यूएसएसआर से ली थी तब हमने ली थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली थी, और ये जो हुई थी ऐड जो हुई थी वो 42nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुई थी। लेकिन ध्यान दो, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, जब हमने अडॉप्ट की थी यूएसएसआर से तब हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी अडॉप्ट की थी और अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हमने अडॉप्ट करी थी, ठीक है। चलो जी, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, उसके अंदर में उठाकर इसे क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, +1 इसमें कर देते हैं, 11 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द राइट ऑप्शन इज बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं और आगे जरा। जो एक ये बढ़ाई थी, ये किसके बारे में बात करती थी, ये बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ABCDEFGHIJK, तो के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज बेसिकली है क्या। चलो के छोड़ो, आप सिंपल समझो, यहाँ पर ये बोला कि हर एक पेरेंट, हर एक मदर फादर की क्या है ड्यूटी, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को क्या कर सके, दैट इज स्टडी के लिए भेजे, स्कूल के लिए भेजे, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ये उनकी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर किया था। और एजुकेशन में 86 अमेंडमेंट के रिगार्डिंग वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज 86 अमेंडमेंट में 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की उम्र के 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट, ऐसा बोला गया था डीपीएसपीस नंबर 45 के अंदर यहाँ पर बोला गया था। 45 नंबर आर्टिकल के अंदर ये बोला गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था इस पर्टिकुलर सेंस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। और कोई प्रोविजन, हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ये क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर फॉर्म हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, जहां पर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग यहाँ कर रहा है बात कर, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज को तो +1 किया गया था। फंडामेंटल राइट पहले हमारे कितने थे, 7 थे। फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फ्रीडम के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं, राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फ्रीडम आते हैं, वो हमारे 7 थे, लेकिन इसे -1 कर दिया गया था। कब किया था सर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया था, इसे -1 कर यहाँ से एक राइट को हटा दिया गया था, जिसका नाम क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था हमारा अंडर राइट टू फ्रीडम वाला फंडामेंटल राइट था, उसे हटा दिया गया था और इसे अल्टीमेटली बना गया था अंडर लीगल राइट। इसे लीगल राइट बना दिया गया था, दैट इज लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 300A के अंदर कराया गया, ऐसा किया गया, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें याद रख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन द एग्जाम, ठीक है। ऑल राइट,
ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं पिकअप करके लेके आया था। आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। असर्शन रेजिंग, देखो मैं पहले बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ये इनका लेवल रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है। रिलेटिवली क्या है, इनका ज्यादा लेवल है। आप लोग इन चीजों को अगर समझ लोगे, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइव क्लासेस के अंदर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं छोटे छोटे जो आपको पॉइंट्स बताता हूँ, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे असम्पशन रीजनिंग में इतने टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जब हम पढ़ रहे हैं तब हम थोड़े से हैवी क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। जब हमारे क्या होंगे, अभी सीरीज बढ़ती रहेगी, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले, बहुत सारे आपके लेक्चर्स आने वाले, बहुत सारी फ्री वीडियोस आने वाली हैं। 50, 60, 70, 80 जितनी भी वीडियो बनेंगी हम लोग बनाएंगे, 100 वीडियोस में बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो जब हम जब हम क्या करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस, जब हम मिक्सअप क्वेश्चन, हम लोग पॉलिटी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तब हम मिक्सअप क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फिर आपको एक्चुअल लेवल जो आप एग्जामिनेशन है वहां वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर इतने टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ये वाला क्वेश्चन को। तो बोलता क्या, असर्शन, देखो उस क्वेश्चन में होता क्या है, असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका रीजन दिया होगा। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट के अंदर क्या है, संबंध बनता है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, असर्शन का बिल्कुल सही रीजन है, ये बिल्कुल सही है। आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी देखनी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा देखना है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आपको आंसर करना है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं क्या यहाँ पर कहानी है। बोलता है सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही बोल रहा है सर, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हमारे आर्टिकल नंबर 22 के अंदर मेंशन किया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, यहां पर ये बोला गया है सर कि आपको पुलिस बिना सबूत के बिना कुछ बताए आपको पकड़ के लेके जा सकती है, जेल में डाल सकती है। कब डाल सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में डाल सकती है। उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ राइट्स मिलते हैं, वो सब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए, तो इतना वो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो पुलिस के अंदर लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल भी 15 अगस्त आपका हमारा क्या निकला है, अभी इंडिपेंडेंस डे निकला है, 75th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर अभी हमारा निकला है। इससे कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस को अंडर आर्टिकल 22 यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो थे, इनके राइट क्या थे, बढ़ा दिए गए थे। क्यों बढ़ा दिए गए थे सर? आपको पता है 26 जनवरी जो हमारा अभी 2021 के अंदर कुछ खालिस्तानी मूवमेंट्स वगैरह जो भी थे, उनकी वजह से क्या हो गया था, थोड़ा हमारे जो मतलब काफी डिफेम सा हो गया था, हमें बहुत सारी मतलब एक्टिविटी ऐसी हुई थी, अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज हो गई थी। तो ऐसी एक्टिविटीज फिर से ना हो 15 अगस्त को, इसीलिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर इनके राइट्स क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए कि पुलिस किसी को पकड़कर जेल में डाल सकती है, किसी को सजा दे सकती है, ऐसा करके यहाँ पर बोल दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें बोलती गई जिससे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, और ऐसी कोई भी घटना 26 जनवरी वाली कोई भी घटना रिपीट ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें काफी हॉट टॉपिक से चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सही है सर, फंडामेंटल राइट के अंदर बिल्कुल मेंशन होती है, बिल्कुल सही बात है। The Constitution has vested मतलब बीच में इंक्लूड किया है, Constitution has vested the legislative power मतलब legislative का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग की पावर। ठीक है, with regard to prevention नहीं आएगा, preventive आएगा। with regard to preventive detention in the parliament only and the state legislature has no authority to regard। बिल्कुल गलत है सर, देखो बहुत लंबी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, डरना नहीं है स्टेटमेंट देख के। देखो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ने वेस्ट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल छोड़ो, कुछ नहीं है इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग वाली जो पावर है, विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 22 के रिगार्डिंग अगर कुछ लॉ बनाना है, तो उस केस में जो अधिकार है, जो लॉ बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान परिषद के पास ऐसा कोई भी लॉ, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जी बिल्कुल गलत है। क्यों? अब मैंने आपको बताया दिल्ली का एग्जांपल बताया, पूरे देश के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया था कि हर देश के अंदर हर पुलिस को इतना राइट दे दिया जाएगा। पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी आप ये कर सकते हैं, आप ये लॉ को कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, इस लॉ के रिगार्डिंग प्रोविजन बना सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल्कुल अधिकार है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, द रीजनिंग इज रॉन्ग, द स्टेटमेंट आर इज रॉन्ग, रीजन इज रॉन्ग। देखो आर इज फॉल्स, एक ही आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, ये हो गया बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आप सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, इतनी बड़े भारी वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पर लॉज देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीसा दैट इज क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देन इफ यू टॉक अबाउट पोटा दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, देन कम्स इज द टाडा दैट इज
दिस इज टेररिस्ट एक्टिविटीज डिसरप्शन एक्ट, ठीक है, ये हो गया। एंड देन कम्स इज यूपा which is unlawful activities prevention act। तो ये सारे के सारे एक्ट, आपको इनके नाम, इनके फुल फॉर्म काफी सारे इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कब आया कब गया, इस टाइम पर कौन आ रहा है, कौन सी अमेंडमेंट कहां पर हुई है। ये सभी सब हमने लाइव बैचेस के अंदर तो क्या है, डिटेल के अंदर क्या है पढ़ा है, डिटेल के अंदर क्या है हमने अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने फिर से डाला। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे लुच्चा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। बस असर्शन रीजनिंग के अंदर डाला हुआ है तो आपको थोड़ा सा देख के डर लग सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years of age। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। 6 to 14 years of age के लिए बच्चों के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 to 14 years of age नहीं 0 से 6 years लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या होती, गलत होती, क्योंकि 0 से 6 years के एज के लिए ये क्या है, लीगल राइट है। मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से 6 years तक की एज के लिए क्या है, लीगल राइट है। 6 to 14 years of age के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लीगल राइट जो है ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 45 के अंदर, और फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल नंबर 21A के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। 21A ये आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आता है, जिसका नाम क्या होता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आता है। मैंने बताया था आपको 20 एंड 21 ऐसे दो आर्टिकल्स है जो कि इमरजेंसी के टाइम पर अबॉलिश नहीं किए जा सकते विश्व के अंदर। 20 and 21 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। यहां पर बोलता है सर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन। देखो बिल्कुल सब कुछ सही बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, 84th नहीं सर 86 था। अगर ये 84 की जगह 86 यहाँ पर लिखा होता तो क्या होता, स्टेटमेंट भी ठीक थी और इसका रीजन भी ठीक था, बिल्कुल सही था कि 86 अमेंडमेंट के अंदर ऐसा इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, बिल्कुल सही था 86 के अंदर इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया, बिल्कुल सही था। अगर ये 86 लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ए। तो ये होता अगर 86 लिखा होता, लेकिन यहाँ पर क्या 84th लिखा हुआ है, 86 नहीं लिखा हुआ, 84th गलत है, 86 यहाँ पर आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है, रीजन सही नहीं है, रीजन क्या होगा, गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगेन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्चुअली काफी ज्यादा सी ऑप्शंस आ गए, मैंने रैंडमली पिक किए थे क्वेश्चंस को और यहाँ पर सी ऑप्शन काफी सारे आ गए। एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को तो चीजें समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एजुकेशन इज दिस वन। चलिए, तो फंडामेंटल राइट था, ओके। राइट टू एजुकेशन, कोई मुझे बताएगा, राइट टू एजुकेशन किस साल के अंदर राइट टू एजुकेशन जो था, राइट टू एजुकेशन किस ईयर के अंदर आया, किस ईयर के अंदर ये आया राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन किस ईयर में आया, तो जरा बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट टू एजुकेशन कब यहाँ पर लॉन्च होता है, कौन से सन में यहाँ पर लॉन्च होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए इतना काफी है। तो वैसे भी एक बताता हूँ, 21 के अंदर ही राइट 21 ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अंदर इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी काफी सारा न्यूज के अंदर है, प्रोसेस को राइट टू प्राइवेसी को भी पढ़ लीजिएगा। पुट्टू स्वामी केस के थ्रू ये राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर पिक्चर के अंदर है, याद रखिएगा, इसको काफी सारा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज एज वेल। तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी छोटी हमने वीडियो रखी है आज, है ना। बाकी के हम नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। सर बोलता है कि सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि धर्म निरपेक्षता के रिगार्डिंग बात करते हैं। मतलब हमारे देश में कोई भी एक धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारा देश धर्म से क्या है, ऊपर है। हमारा देश क्या है, धर्म से ऊपर है। धर्म हमारे देश के अंदर वैल्यू नहीं रखता, मतलब कोई भी एक धर्म को हम नहीं मानते। वी आर नॉट क्या कहते हैं, हम सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर हम कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते। फॉर एग्जांपल आपको पता है पाकिस्तान मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक रिपब्लिक। अभी आप जानते हो अफगानिस्तान भी क्या है, एक प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है। वहां पर क्या होता है, इस्लाम धर्म को पूजा जाता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको क्या कहते हैं, मतलब जहां पर क्रिश्चियन धर्म को ज्यादा वैल्यू की जाती है, ठीक है। एनीवेज तो ये छोड़ते जरा। हाँ, तो सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये यहाँ पर पूछता है, ठीक है। इट इंटेल्स यहाँ पे देखते जरा। हाँ, इट इंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन टू पॉलिटिक्स। मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स को भिन्न तरह से अलग करता है। रिलीजन यहाँ पर अलग रहेगा और पॉलिटिक्स यहाँ पर अलग रहेगी, ऐसा यहाँ पर बोलता है सेक्युलरिज्म के बारे में। मतलब किसी भी धर्म को हमने इंक्लूड नहीं करना, किसी भी एक धर्म को हमें प्रमोट नहीं करना। तो बिल्कुल सही बात है सर, रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक नहीं होने देता। रिलीजन पॉलिटिक्स बिल्कुल क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। बिल्कुल सही बात है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग बात करता है। रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ नहीं बल्कि हर फील्ड के अंदर अलग कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये बात करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल राइट।
स्टेटमेंट 3 देखते हैं पहले, स्टेटमेंट 3 देखते हैं। इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल द कमिटीज। आप किसी भी कमिटी, आप मेजॉरिटी कमिटी से बिलोंग कर रहे हो, मतलब क्या मेजॉरिटी कमिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हो या फिर माइनॉरिटी कमिटीज के रिगार्डिंग बात करो, आपको क्या होगी छूट बिल्कुल मिलेगी, लिबर्टी पक्का मिलेगी, आपको लिबर्टी मिलेगी हर सेंस के अंदर, आपको छूट मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। जब मैं बात करता हूं माइनॉरिटी, हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी, हमारे देश के ऊपर माइनॉरिटी दो बेस पर डिसाइड होती है। पहला देश का है रिलीजन, पहला बेस क्या है रिलीजन के बेस के ऊपर डिसाइड होती है, धर्म के बेस के ऊपर माइनॉरिटी डिसाइड होती है। सेकंड इज लिंग्विस्टिक, जो लोग बहुत ज्यादा कम कोई पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं उसके रिगार्डिंग बात होती है, जिसकी बहुत ज्यादा मतलब कम लोग पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बोलते हैं, लैंग्वेज को बोलते हैं, उसके बेस के ऊपर भी आपको माइनॉरिटी दी जाती है। अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज की, तो हमारे देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है? इन बेस ऑफ रिलीजन के बेस के ऊपर सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सा है? मुस्लिम। सबसे छोटी माइनॉरिटी कौन है? सबसे छोटी माइनॉरिटी कौन है? सॉरी, पारसीज। पारसी सबसे छोटी आपको माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। सबसे लेटेस्ट इंक्लूजन जो आपको देखने को मिला, जैनिज्म तो धर्म हो गया ना, तो जैन लोग जो है इनको सबसे लेटेस्ट इंक्लूड किया गया। लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में इनको इंक्लूड किया गया, और सबसे अभी रिसेंटली इनको इंक्लूड किया गया क्या कहते हैं माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलो ये तो काफी सारी होगी। इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉज, बिल्कुल सही बात है सर। सेक्युलरिज्म जो पर्सनल लॉज है, मैंने आपको बताया था अभी आपको बताया था मैंने, दैट इज जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग बात करें तो उसके अंदर पर्सनल लॉज जो रिलीजन के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता है, कम्युनिटी भी एक्सेप्ट करती है, समाज भी एक्सेप्ट करता है उनके पर्सनल लॉज को, है ना। चलो तो ये बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? इट बैन्स पॉलिटिकल पार्टी को बैन करता है जो भी रिलीजियस एफिलिएशन रखती है, मतलब जो रिलीजन एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस के ऊपर बनी होती है, ऐसी पार्टी को क्या करता है? बैन करता है फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये इलेक्शन को कंटेस्ट ना कर पाए। जी स्टेटमेंट गलत है, बैन नहीं करता। आपको पता होगा, अगर आपको पता हो, आपने सुना होगा कौन सी पार्टी है? शिवसेना आपने सुना होगा। शिवसेना आपको पता है कि ये कौन सी ज्यादा है? थोड़ी सी क्या कहते हैं राइट विंग पार्टी है इन टर्म्स ऑफ दी, दैट इज ये हिंदू धर्म को ज्यादा प्रमोट करती है। ऐसी एक पार्टी है, मुझे ढंग से नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आई थिंक कुछ ऐसे करके पार्टी है, ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम्स, है ना, ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम या फिर ऑल यूनियन इंडियन मुस्लिम्स, ऐसे करके पार्टी है जो कि ये बेसिकली कहां पर आती है? केरला के अंदर आती है। और ऐसी बहुत सारी और भी पार्टीज हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मतलब एक पर्टिकुलर धर्म के बेस के ऊपर बनी हुई है, ऐसा करके बोला गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है मैं बता रहा हूं, ये धर्म के बेस के ऊपर बनी है। इनकी इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पर है या कहीं ना कहीं धर्म के काम पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी धर्म के लिए कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाकी धर्म को भी, मतलब जब ये पार्टी आती है पावर के अंदर, मतलब ये अपनी पॉलिटिक्स होती है धर्म के नाम पर खेलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी सब धर्मों के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बिल्कुल सेक्युलरिज्म मेंटेन किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मेंटेन करता है। ठीक है, कुछ केसेस आए थे तो 2005 के अंदर मैं आपको बता देता हूं एक्स्ट्रा चीजें। 2005 के अंदर एक ऐसा लॉ वगैरह भी लेकर आए गए जिससे कि ज्यादा ऐसी एक्सट्रीम पार्टीज ना है जो कि एक पर्टिकुलर धर्म को फोकस करें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेक्युलर नेचर को बिल्कुल मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि थोड़े से इंस्पिरेशन कहां से लेकर आए हैं, यहां से होगी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बजरंग दल, है ना। बजरंग दल सबको पता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं एक पार्ट आता है बजरंग दल, है ना, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से रिलेशन रखता है बजरंग दल। ठीक है, तो वो हिंदूज को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, मतलब हिंदुइज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, पर इसका मतलब यही नहीं कि बाकी धर्म के साथ गलत करता है। ठीक है, और अब थोड़ी बहुत एक्चुअल रियलिटी थोड़ी सी गलत अलग हो जाती है, पर आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 1, 3 एंड 4 इज द अडॉप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें बड़ी सारी अच्छी लगी होंगी। थोड़ा देख लेते हैं और चीज गाइस, जिस तरह से ये क्वेश्चंस है, जिस तरह से लेवल है टेस्ट का, मैं आपको सबको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी क्या करें, आप भी डेफिनेटली ऐसे टेस्ट को देखना, ऐसे टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। पॉलिटी टेस्ट नंबर 3, देखो हमें बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर करीबन 4 से 5 फ्री टेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर लगभग 3 टेस्ट तो पॉलिटी के, मतलब 2 टेस्ट तो पॉलिटी के हो ही चुके हैं। एक तीसरा टेस्ट बहुत जल्दी आपका पॉलिटी का आ रहा है। ये आप संडे को, मतलब सैटरडे संडे को के आसपास मतलब अभी चल रहा है। तो अपन नेक्स्ट संडे विच इज 29th ऑफ अगस्त 2021 को आपका ये क्या होगा टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका सिलेबस बता देता हूं। आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका पूरा आने वाला है, जिसके अंदर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, प्राइम मिनिस्टर, है ना, जिसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक्चुअल में देखना हो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसको लगभग 4300 प्लस लोग यहाँ पर देख चुके हैं। करीबन 1 महीने पहले मैंने ये अपलोड करी थी। आप लोग जाकर ये सर्च कर सकते हो, आप करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि पॉलिटी के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके अंदर आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 20 मिनट के अंदर आप काफी कुछ जान लोगे। ठीक है, अच्छा, एक थोड़ा सा आपके लिए और इनिशिएटिव लेकर आए हैं सर कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही थी
सर हम कहाँ से देखें वीडियो, कहाँ सिस्टम है, क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा था कि जो भी है, तो उसके लिए प्रॉपरली एक नई प्लेलिस्ट बना दी गई जीएस प्लेलिस्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे जीएस के रिगार्डिंग आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द जेकेएसआई, मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप सभी लोग, एसएससी, बैंकिंग, सीएपीएफ, यूपीएससी, इवन यूपीएससी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि आपको यूपीएससी के छोटे एग्जाम मतलब सीडीएस, सीएपीएफ, मैं आईएएस के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, वो सबके सब एग्जाम्स के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लाइव क्लास के बच्चे तो आपको पता ही है, उनको तो ये चीज पता ही है, पर आपको भी बताना चाहता था, ठीक है। यहाँ पर आपको चार वीडियो देखने को मिल रही है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो वहां पर 8 वीडियो हो जाएंगी, और जब तक आप ये अल्टीमेटली अगर आप वापस चेक करोगे तो ये बहुत जल्दी 4 से 40, 8 से 80 ये बहुत जल्दी वीडियो हो जाएंगी। तो इसलिए प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को, बिकॉज और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या यार, इससे होगा क्या, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ पैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कि जितनी भी वीडियो मेरी यहाँ पर आ रही है जीएस के रिगार्डिंग, आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से कंसाइज मैनर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको मन करता है आप इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक ना करो, आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी चाहत है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता लाइक वीडियो करने से, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, अगर आपको पता हो इसके रिगार्डिंग, बिल्कुल ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये बिल्कुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप जिन वीडियो को लाइक करते हो, ये यूट्यूब क्या यूज करती है, बिग डाटा करके यूज होती है। जब हम मैं आपको कंप्यूटर्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसके बीच में बिग डाटा के रिगार्डिंग बिग डाटा यूज करती है। जिस चीज को आप लाइक करोगे ऑन द बैक ऑफ द माइंड एक एल्गोरिथम यहाँ पर रन होती है, जिस चीज को आप लाइक करोगे आपको वही चीज वापस आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको अगर आपने जीएस का कंटेंट लाइक किया तो आपको जीएस के कंटेंट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका मन करे आप लाइक कर सकते हो, बाकी आप लोग समझदार हो तो मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, अगर आप डिसलाइक भी करना चाहो तो डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवेज गाइस, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मैं रक्षाबंधन की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी लोग लगभग कल मोस्ट प्रोबेबली रक्षाबंधन मतलब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कल रक्षाबंधन होगी, आप कुछ लोग संडे को वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगा रक्षाबंधन की। हमारा देश बहुत ज्यादा समृद्ध है, और आपको पता है मैं हर वीडियो के अंदर लगभग मैं जय हिंद बोलता हूँ। वो इसलिए नहीं बोलता बिकॉज हमारा देश मतलब ऐसे नहीं कि मजे के लिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब लगाव है मेरे देश से। आपको भी बिल्कुल लगाव होगा, तभी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट गाइज ज्यादा टाइम कर लूंगा नहीं, कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हमारा देश काफी ज्यादा समृद्ध है और इसके अंदर लगभग हर धर्म को पूजा जाता है, हर रिश्ते को पूजा जाता है, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर पूजे जाते हैं। और उसके अंदर से ये भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र रिश्ता है, जहां पर कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, रेस, सेक्स, क्रीड मैटर नहीं करता। यहाँ पर सभी लोग, और बहुत ही हमारे देश की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें व्रत रखती हैं, है ना, बड़े बड़े आपके अपने उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई की लंबी लंबी उम्र के लिए, और भाइयों का काम होता है कि वो अग्र रक्षा प्रदान करें। आपको सब कुछ पता है। एक छोटा सा विचार, जब मैं ये फोटो यहाँ पर ऐड कर रहा था, ठीक है, ऐसा कहीं से बनाकर नहीं लाया हूँ, ठीक है, एक जब ये फोटो में ऐड कर रहा था पिक्चर के अंदर, तो मेरे को छोटा सा ख्याल आया था, तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो बेसिकली ख्याल ये है कि लड़कों को जो मेल मेंबर्स हैं उनको मैं कुछ बोलना चाहूंगा, और लड़कियों को भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। तो जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, भाई देखो, किसी भी लड़की की रक्षा करने के लिए उस लड़की का आपकी बहन होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। और फीमेल्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी लड़कों की कंपनी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, उसके लिए आपको हर लड़के को भाई रहना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि जो हमारे देश के जो लड़के हैं वो आपकी जरूर सुरक्षा करेंगे। और बिल्कुल थोड़े से केसेस हमारे देश में आते रहते हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हमारा देश थोड़ा सा बदनाम है कुछ चीजों के लिए, और दुनिया में और भी बहुत से देश बदनाम है, बट अपने को हमारा देश बहुत आगे ग्रो करवाना है, अपने देश को बड़ा बनाना है। और स्पेशली जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो, यूनिफॉर्म सर्विस में जा रहे हो, आपको हमारे पब्लिक से डील करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप लोग ऑफिसर तो बन ही जाओगे, आप लोग ऑफिसर बनोगे, आप लोग बहुत कुछ करोगे, एसआई का एग्जाम तो पक्का निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान भी बनो, ठीक है। तो लाइव बैचेस के अंदर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ऐसे बहुत सी चीजें आपको बताता हूँ जिससे कि आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप माइंड खुले। और यही पे एक छोटी चीज आपको और बताना चाहूंगा, हमारे देश की 2021 का अनऑफिशियल सेंसस, अभी सेंसस आया नहीं है, लेकिन सेंसस को अगर छोड़ दें तो 2021 के अनऑफिशियल सेंसस के हिसाब से हमारे देश में लगभग 52% क्या है, मेल्स है ना। मेल की पॉपुलेशन कितनी है, 52%, और 48% जो है वो क्या है, फीमेल की पॉपुलेशन। तो गाइस, अगर हर एक इंसान, मतलब हर एक लड़का, जैसे कि मैं और आप मेरे भाई लोग, अगर हर एक लड़का भी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ब्लड रिलेशन, है ना, खून के रिश्ते को छोड़कर, अगर किसी भी हर एक लड़की की भी सुरक्षा का जिम्मा अपने आप उठाने लग गए, तो गाइज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां सेफ होंगी, क्योंकि एक्चुअल हमारे देश में लड़कियां हैं रिलेटिवली कम है लड़कों से, ठीक है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग देख भी सकते हो। तो गाइज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे देश की लड़कियां होंगे, और वो भी क्या होंगी, ग्रो करेंगी हमारे साथ। और इससे बढ़िया क्या ही होगा कि आपकी बहन जो चाहे अपनी जिंदगी में कर पाए,
ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज को सेलिब्रेट कीजिए और बहुत ही पवित्र रिश्ता है, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। थोड़ा सा मन कर रहा था आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने ये थॉट। मैं वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी, आप लोग शेयर करना चाहे ना करें। लेकिन अगर ये थॉट आपको अच्छा लगा, ये थॉट आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये थॉट शेयर कीजिएगा, है ना। टाइम एंड अगेन हम चीजों को, हमें लोगों को चीजें याद करानी पड़ती हैं और याद करने में कोई बुराई नहीं है ना। आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा थॉट को। बाकी मेरे ख्याल से काफी कुछ हो चुका है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद।